हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। आज हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे। यूनिट 10 पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज से हम इसको समाज कार्य की विधियां और अनुसंधान को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाइए, साथ में जो शॉर्ट नोट्स बनाइए, और प्लीज़ जितना हो सके, जितना आपका खंड आ है जिसमें से एमपी है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और साथ में ये जो हो रहा है इसको भी आप देखिए, वीडियोस देखिए। यदि आप कोई अलग से आपके पास बुक्स हैं या आपके पास कोई नोट्स हैं वो भी आप देखिए। मतलब आप हर तरह से अपने को प्रिपेयर कीजिए, हर प्रकार से अपनी तैयारी कीजिए। मतलब बिल्कुल भी आप कोई भी एंगल, कोई भी दिशा बिल्कुल खाली मत रखिए कि आप केवल एक चीज़ पे मत बिल्कुल डिपेंड रहिए कि नहीं अब हम क्या करें। एक किताब खरीद ली है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम वीडियो है या नोट्स है, तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात हमारी, तो हमने पूरा प्रयास किया ज़रूर है कि एक एक चीज़ आपके टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज वह पूरा हम आपको दें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ें मिस हो सकती हैं या इतना कम समय में हर एक चीज़ को बताना संभव नहीं होता है। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को हर तरह से, हर बेहतर तरीके से बिल्कुल स्टार्ट कीजिए और उसको बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ एमसीक्यूज़ या टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए तो प्लीज़ आप बोलो, वो भी कर सकते हैं। ये भी आपको ठीक लगे तो आप बिल्कुल कीजिए। एक टेस्ट हमने ऑलरेडी फ्री डाला हुआ है। यदि आपको लगता है कि हाँ यह टेस्ट हम एक फ्री देके देखें, यदि आपको लगता है कि हाँ ये पैटर्न है, ये तरीका है, ये क्वेश्चंस के लेवल हैं या जो भी है, यदि आपको लगता है कि हाँ बेहतर है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और आप बिल्कुल भी अपने आप को जज कर सकते हैं कि आज जो आपने पढ़ा है वो कितना बेहतर है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं। पूरा प्रयास किया है, लेकिन हम अभी बता दें हम बिल्कुल बेस्ट नहीं हैं कि हमने जो तैयार किया हुआ है हम आपसे ये कह दें कि इससे बढ़िया आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया कोई और टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। बिल्कुल भी नहीं। हमसे बेहतर और बहुत बेहतर भी एक से बढ़कर एक टीचर हैं। तो आप वो भी समझिए कि वो भी पढ़ा सकते हैं, एक से बढ़कर एक टीचर। तो आप कहीं भी है, बिल्कुल ये नहीं है कि केवल हम हैं और हमसे बेहतर कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप, लेकिन हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी पढ़ाई। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई आपकी बेहतर होती रहे, अच्छी होती रहे। कैसे हो ये आप लोग तय कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाज कार्य की विधियाँ और अनुसंधान। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा विषय है। यदि आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये तो हम इसको बहुत सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समाज कार्य की विधियाँ और अनुसंधान। एक्चुअली ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, समाज कार्य की विधियाँ और अनुसंधान। क्या है जो हमारे जो इस पेपर का सिलेबस बनाया है, जिस प्रोफेसर ने या किसी अन्य ने भी बनाया हो ये तो पता नहीं, लेकिन जिन्होंने भी बनाया है उन्होंने इन दो टॉपिकों को इकट्ठा किया हुआ है यूनिट 2 में। इसलिए हम इन दोनों टॉपिकों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है समाज कार्य की विधियाँ और दूसरा पार्ट है अनुसंधान। तो हम आज पूरा प्रयास करेंगे कि समाज कार्य की विधियाँ पूरी हो जाएं, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि कितना हो पाता है। चलिए ठीक है, नहीं तो फिर सेकेंड पार्ट में शुरू कर देंगे हम लोग। तो समाज कार्य की विधियाँ, समाज के कार्य की विधियाँ क्या हैं। जब भी समाज कार्य किया जाएगा तो समाज कार्य करने के लिए अक्सर आपको कुछ विधियों की, एक मेथड्स की ज़रूरत होती है। या कोई केवल समाज कार्य ही नहीं, हमें लगता है कुछ भी चीज़ें जो भी होती हैं उसको करने के लिए आपको जो कुछ विधियां होती हैं उन विधियों के आधार पर ही आप वो कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार से समाज कार्य को करने की कुछ विधियां हैं। यदि कुल विधियों की बात करें तो कुल 6 विधियां हैं इसमें। और ये कहा जाए कि प्राइमरी है या मुख्य विधियां कौन सी हैं, वो हैं 3। और यदि सहायक या द्वितीयक विधियों के नाम से हम जानें तो वह भी 3 है। एक्चुअली ये सहायक है और ये यदि आप मुख्य है, ये कुछ थोड़ा सा आपको शायद डाउट सा हो रहा है, तो हम आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाते हैं कि जैसे आप समझिए कोई भी 3 मुख्य लोग हैं किसी मीटिंग में जा रहे हैं। मतलब कोई भी 3 डिपार्टमेंट के हेड हो गए, वो 3 डिपार्टमेंट के हेड एक मीटिंग में गए, तो वह मुख्य मेन हो गए। और उन तीनों हेड के की सहायता के लिए यदि 3 लोग और जाते हैं, मतलब उनका काम क्या है, उन तीनों लोगों का सहायता करना है, तो वो क्या कहलाएगा आपका
जो सहायता करने वाले कहलाएंगे सहायक, और जो मुख्य रूप से मीटिंग में आएंगे वो कहलाएंगे प्राइमरी या मुख्य रूप से। मतलब प्रत्यक्ष रूप से सहायक विधियां काम नहीं करती, वो प्राइमरी जो मेथड्स है उनकी हेल्प करती हैं, उनको समझाती हैं, या उनके लिए जो भी प्रोसेस है या तरीके हैं उनमें सहायक रूप से सिद्ध होती हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, समाज कार्य की विधियां और अनुसंधान को बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आधुनिक समाज कार्य का तात्पर्य एक प्रकार की व्यावसायिक सेवा है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह की सहायता की जाती है, जिससे वह संतोषजनक संबंध स्थापित कर सके और इच्छाओं एवं क्षमताओं के अनुसार जीवन स्तर को प्राप्त कर सके। समाज कार्य व्यक्ति की सहायता अपनी विशेष प्रणालियों द्वारा करता है। विशेष प्रणालियाँ मतलब जो अभी आपने आपको बताई है वही वो विशेष प्रणाली है। ठीक है, इसमें क्या है, व्यक्ति की सहायता प्रत्यक्ष रूप से प्रथम 3 पद्धतियों द्वारा की जाती है, परंतु इसी कार्य में द्वितीयक पद्धतियों में से सहायता ली जाती है। ठीक है, देखो व्यक्ति की सहायता प्रत्यक्ष रूप से प्रथम 3 पद्धतियों द्वारा ही की जाती है, लेकिन सहायक पद्धतियाँ भी होती हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया हुआ है कुल 6 प्रणालियाँ हैं, जो हमने आपको स्पष्ट शुरुआत में क्या बताया था, कुल 6 विधियाँ हैं समाज कार्य करने की। 3 प्राइमरी हैं और 3 सहायक। देखिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान समझिएगा, अक्सर एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये अक्सर बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, अब ये 6 प्रणालियाँ हैं क्या क्या, इन 6 प्रणालियों के पूरे नाम आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। क्या है, प्राथमिक प्रणाली दी हुई है, क्या है, व्यक्तिक समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य और सामुदायिक संगठन। ये हो गई आपकी प्राइमरी, मतलब जिसे मुख्य कह सकते हैं। और दूसरा है आपका सहायक प्रणाली में समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य शोध तथा सामाजिक क्रिया, ये सहायक विधियों में आती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। अब हम लोग इन सभी विधियों को मुख्य मुख्य रूप से जो मेन मेन पॉइंट है उन पॉइंट के आधार पर पढ़ेंगे। एक्चुअली देखिए सही मायनों में आप देखिए, यदि आपने सोशल वर्क पढ़ा होगा, आप कुछ अच्छे से जानते होंगे, तो आप ये समझिए कि हर एक प्रणाली के लिए एक बुक आती है, और उन बुक के हिसाब से आप देखिए तो 6 की 6 पूरी पूरी बुक हो गई हैं आपकी। और इन 6 के सभी जो मैटर है, इन मैटर को जो परीक्षक है उन्होंने या जो सिलेबस से बनाया है उन्होंने एक कर दिया है। तो मतलब हमको यदि इन सब के विस्तार से जितना हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो हम लोग क्या है, मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हम लोग कवर कर पाएँ। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे, व्यक्तिक सेवा कार्य। ये क्या है, मैरी रिचमंड ने 1922 में अपनी पुस्तक व्हाट इज़ सोशल केस वर्क, देखिए किताब का नाम भी याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में होता है। ये बहुत फेमस राइटर हैं मैरी रिचमंड, और मैरी रिचमंड ने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो आप भी समझिए ये जो किताब है, इस किताब को आप ज़रूर समझिएगा कि इसमें किसकी चर्चा दी गई है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ सोशल केस वर्क, ये सोशल केस वर्क है। इसमें क्या कहा, प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता एवं विशेषज्ञ की सहायता कार्य में अंतर बताया गया है। ठीक है, और एक मैरी रिचमंड ने एक बुक और लिखी है, वो सोशल डायग्नोसिस अपनी पुस्तक लिखी है, जिसमें प्रथम बार व्यक्तिगत सेवा कार्य के सिद्धांतों एवं पद्धतियों का विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिक पक्ष की अपेक्षा समाजशास्त्रीय पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों बुक के नाम, राइटर प्लीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें परिभाषाएं दी हुई, क्या दिया हुआ है इसमें, व्यक्तिगत सेवा कार्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उसके अंतर्गत मानवीय दर्शन, सर्वोत्तम हित एवं सर्वांगीण विकास की भावना निहित है। यह समाज कार्य की ऐसी पद्धति है जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं कौशल पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मानवीय दर्शन, सर्वोत्तम हित, सर्वांगीण विकास के साथ साथ इसमें वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल पर यह आधारित है। इसमें क्या होता है, पीड़ित और असमर्थ जन, मतलब जिसे सेवार्थी कहते हैं, उन उसके सक्रिय सहयोग से इस प्रकार करती है कि वह सहयोग किसका, मतलब जो पीड़ित है उनके सहयोग से
सहायता इस प्रकार से की जाती है कि वह व्यक्ति अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग करते हुए अपनी समस्या के निराकरण में सफल हो सके। मतलब वह खुद अपने समस्याओं को दूर करने में इतना सक्षम बन जाए कि वह अपनी क्षमताओं से उन समस्याओं को दूर कर सकें। ठीक है। अब देखिए कुछ परिभाषाएं हैं। मे रिचमंड ने क्या कहा है? व्यक्ति सेवा कार्य विभिन्न व्यक्तियों के साथ सहयोग करते हुए उनकी अपनी तथा समाज की एक साथ भलाई करने हेतु उनके साथ भिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की कला है। ठीक है। एक परिभाषा उन्हें और दी है। क्या कहा है? व्यक्ति सेवा कार्य व्यक्ति के रूप में पुरुषों तथा स्त्रियों अथवा बच्चों के सामाजिक संबंधों में अधिक अच्छे समायोजन लाने की एक कला है। क्लियर हुआ? इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यदि आप एक कॉमन परिभाषा निकालना चाहें या उसकी वजह से समझना चाहें तो ये है। उपर्युक्त मतों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट है कि व्यक्तिक सेवा कार्य सर्वप्रथम मैरी रिचमंड द्वारा एक कला के रूप में प्रवर्तित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वयं अपना एवं समाज का कल्याण करना है या कल्याण करना था। तदुपरांत वैक्ट ने इसे सामाजिक चिकित्सा के रूप में चिन्हित किया। मतलब देखिए, जो वैक्ट है, वैक्ट ने किसे सामाजिक चिकित्सा के रूप में चिन्हित किया है और कहा है कि इसका उद्देश्य अधिक अच्छा व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन बतलाया है। बाद में क्या हुआ है? बाद में व्यक्ति सेवा कार्य को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाने लगा तथा इस प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले जो किए जाने वाले हैं ना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों तथा अंगभूतों का निरूपण करते हुए समायोजन लाने को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त प्रवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के उद्देश्य पर भी बल दिया जाने लगा है। इनके जो छोटे छोटे शब्द यूज़ करते हैं ये, इन शब्दों पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कभी कभी पूछ लेता है। जैसे हमने चिकित्सा के बारे में इसने कि व्यक्ति ने समाज कार्य व्यक्तिक सेवा कार्य में चिकित्सीय रूप किसने प्रस्तुत किया है? वो व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है। अक्सर ऐसे पूछता है। चलिए हम समझते हैं सामाजिक व्यक्ति सेवा कार्य की प्रक्रिया में कार्यकर्ता का संबंध मुख्यतः 3 कार्यों में रहता है। कौन सा? पहला, सेवार्थी की समस्या सेवार्थी की समस्या का अध्ययन। मतलब पहला क्या है? अध्ययन। अध्ययन क्या होगा? उस सेवार्थी की समस्या का अध्ययन होगा। दूसरा क्या होगा? समस्या का व्यक्तिक प्रावधान द्वारा निदान। मतलब निदान मतलब एक प्रकार से निदान की एक इंग्लिश होती है डायग्नोस करना। मतलब सही मायनों में उसकी उसको डायग्नोस करना, अध्ययन करने के बाद कि इनकी सभी तरह की समस्याओं में से मुख्य समस्या क्या है। जैसे आप ये समझिए, कोई भी एक व्यक्ति होगा वो बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित होगा या सभी होते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी समस्या उसमें ज़रूर होगी जो समस्या क्या होगी, सभी समस्याओं की जड़ हो सकती है। तो उस समस्याओं को सुलझाने का जो पहले समझना है कि डायग्नोस करना है कि वो समस्या क्या है। तो पहला क्या हो गया? अध्ययन। दूसरा क्या हो गया? डायग्नोस मतलब निदान। और तीसरा, जब पहले से कंफर्म हो गया कि यह इसकी डायग्नोस है, यह इसकी समस्या है, तो उस समस्या का समाधान मतलब उपचार। क्लियर हो गया? ये सीख एक डॉक्टर की तरह है। डॉक्टर क्या करते हैं? आपके डॉक्टर है उसके पास जाएंगे तो क्या करेगा? पहले तो आपके अध्ययन आपसे पूछेगा और कुछ सिम्टम समझेगा, ये अध्ययन करेगा। उस अध्ययन करने के बाद वह एक डायग्नोस करेगा। हो सकता हो कुछ ब्लड टेस्ट कराए, हो सकता है अदर टेस्ट कराए या खुद भी ऑब्जर्व करे, तो वो समझ जाएगा हाँ ये एक मेन प्रॉब्लम है। और फिर अंतिम में क्या करेगा? वो उपचार करेगा, तो वह उसका उपचार है। ठीक है। व्यक्तिक समाज कार्य की विशेषता क्या क्या है? इसमें है व्यक्तिक समाज कार्य आपस में सहयोगात्मक प्रवृत्ति का कार्य करने की एक कला है। सामाजिक दूसरा क्या है? सामाजिक संबंधों में अधिक अच्छे समायोजन लाने की कला है। मतलब समायोजन लाया जाता है इसमें। तीसरा क्या है? सामाजिक व्यक्ति का सेवा कार्य कुसमायोजित व्यक्ति का सामाजिक उपचार है। नेक्स्ट है असंतुलित व्यक्ति को संतुलित करने की कला है। मतलब कुल मिलाकर वही जो अभी हमने पढ़ी है कि सामाजिक समस्याओं से कोई जूझ रहा हो तो उसको क्या है, उससे निकालने की एक कला है। नेक्स्ट क्या है? मानवीय प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने की एक कला है। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्याग्रस्त व्यक्ति को परामर्श दिया
जाता है। व्यक्तिगत समाज कार्य सेवार्थियों के लिए समुदाय में उपलब्ध साधनों को गतिमान करने तथा पर्यावरण से बेहतर समायोजन रखने की एक कला है। ये भी ठीक है। अब समझ पा रहे हैं ना? तो प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? समाज कार्य सेवार्थी को उसी रूप में स्वीकार करते हुए जिसमें वह है कि सहायता करने के लिए उपयुक्त उपचार करने की एक प्रक्रिया को बताया गया है। मतलब जैसा वो है वैसे ही बताया गया है। उसमें ये नहीं कहा गया कि नहीं आप बदल जाओ या कुछ भी हो। जैसे कोई भिखारी है, उसके उसके विषय में यदि कोई कार्यकर्ता जाता है तो नहीं बोले कि नहीं तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं या तुम्हारा देखने में अच्छे नहीं हो। तो ये नहीं, जैसा जिस रूप में है उसी रूप में उसको स्वीकारा जाता है। ठीक है। उलझे हुए व्यक्ति को सुलझाने की प्रक्रिया, मतलब कोई मान लो उलझन, मानसिक उलझन हो, बहुत सारी उलझन हो सकती हैं, उसको सुलझाने की एक कला है। ठीक है। अब क्या है, व्यक्तिगत समाजकार के उद्देश्य क्या क्या है? सेवार्थी की मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, उसका समाधान करना। दूसरा क्या है? मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट क्या है? समायोजन लाने की क्षमता का विकास करना। ठीक है। आत्मनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का विकास, ये सब आपने शायद पहले पढ़ा होगा, लेकिन वही चीज़ें हैं कि एक सेवार्थी जो समस्या से ग्रस्त होगा उनको ये कार्य करना है, मतलब उससे निकालना है, समझना है या अध्ययन करना है। क्षमता एवं योग्यता का विकास करना, उसमें सेवार्थी का व्यक्तिक अध्ययन करना, सेवार्थी की समस्याओं का सामाजिक निदान करना तथा उपचार करना, विभिन्न समाज विज्ञानों का सहारा लेते हुए सेवार्थी में चेतना का प्रसार करना, पर्यावरण में परिवर्तन जो लाने एवं सेवार्थी की सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास करना। ठीक है। अब देखिए क्या है, जब कार्यकर्ता होगा सेवार्थी होगा, उसमें स्वाभाविक है कि बात करने पर एक रिलेशन बनाना होगा। और जो संबंध होते हैं वो संबंध दो प्रकार से होते हैं। एक होता है वस्तुनिष्ठ होता है, दूसरा आत्मनिष्ठ होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। सेवार्थी की कार्यकर्ताओं के प्रति जो धारणा बनती है वह उसकी कुशलता, कार्यक्षमता, उसकी नम्रता, कार्यशैली व ज्ञान पर आधारित होती है, न कि उसके भावात्मक प्रत्यक्षीकरण पे। वस्तुनिष्ठ संबंध वास्तविकता पर आधारित होता है। कार्यकर्ता यथार्थ में जिस तरह का होता है, सेवार्थी उसे वैसा ही समझता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा वो दिखता है, जैसा वो उसके बात करने का तरीका होता है, उसकी कार्यशैली होता है, उसी के आधार पर, मतलब कोई कैदी है और कैदी से कोई कार्यकर्ता है, काउंसलिंग करने गया है, लेकिन वो उसका तरीका नहीं है, बार बार उसका फ़ोन आ रहा है, बार बार कुछ है, तो वह अपनी बात को उस के जो सेवार्थी है वो क्या समझता है, नहीं नहीं ये तो ऐसा है, इससे हम सब बातें शेयर नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं ये सब बात चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इस आधार पर वो जो सेवार्थी एक सोच कायम कर लेता है। दूसरा क्या? आत्मनिष्ठ संबंध जो भावनाओं पर आधारित होता है। ये क्या होता है? सेवार्थी कार्यकर्ता की भावना प्रधान दृष्टि से भावना प्रधान दृष्टि से देखता है। वह कार्यकर्ता के प्रति जो भी विचार बनाता है उसके अवास्तविक प्रत्यक्षीकरण, कहने का मतलब ये है कि अस्थाई, इसका शब्द हुआ अस्थाई, शब्द टाइपिंग का वो है, पर आधारित होता है, जिसमें उसके बचपन के अनुभव, मनोवृत्तियां भी शामिल होते हैं। इसे भावात्मक प्रत्यारोपण प्रतिक्रिया कहते हैं। भावात्मक मतलब एक भावात्मक हो गया, एक वास्तविक हो गया। यह दोनों संबंध है। आत्मनिष्ठ संबंध हो गया, एक वस्तुनिष्ठ संबंध हो गया। मतलब आत्मा से संबंध होगा, मतलब भावनाओं से संबंध होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब कोई वस्तु जैसी जिस संबंध होता है वैसे संबंध होगा। ठीक है। व्यक्ति सेवाकार की विचारधाराएं क्या क्या है? नैदानिक या मनोसामाजिक विचारधारा, इसमें क्या होता है? यह विचारधारा मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा से प्रभावित थी। आगे चलकर एरिक्सन की ईगो साइकोलॉजी की विचारधारा और अंतिम रूप से पार्सन्स एवं मर्टन की सामाजिक प्रणाली से भी यह विचारधारा प्रभावित हुई। व्यक्ति के अंतर जीवन के प्रभाव एवं उसके सामाजिक जीवन के प्रभाव को मिलाकर इस विचारधारा का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ? इस वैचारिक प्रक्रिया में तीन प्रकार के प्रयास शामिल किए जाते हैं। जो वैचारिक प्रक्रिया है इसमें तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा? गतिशील निदान होता है। इसके अंतर्गत सेवार्थी की समस्या संबंधी
परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का निरूपण किया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्या है, कारणात्मक कारणों की खोज। इस चरण में कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि समस्या की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है। तीसरा है वर्गीकरण। इस चरण में कार्यकर्ता समस्या समाधान के उपायों का पता लगाकर प्रभाव उत्पादकता की दृष्टि से उनका वर्गीकरण करता है। मतलब ये तरीके हैं जिससे क्या समस्याओं का आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कारणों को जान सकते हैं। एक सही मायनों में एक सोशल वर्कर की तरह यदि आप कहीं जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक विचारधारा। इसमें क्या होता है, प्रक्रियात्मक विचारधारा का विकास पेंसिल्वेनिया स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा 1900 में किया गया। प्रक्रियात्मक संप्रदाय के विकास में अपना योगदान दिया। प्रक्रियात्मक विचारधारा की मौलिक मान्यता यह है कि व्यक्ति के अंतर्गत ऐसी शक्ति पाई जाती है जो जीवन स्वास्थ्य एवं पूर्णता की प्राप्ति में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विचारधारा में 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक प्रारंभिक होता है, एक मध्यवर्ती होता है, तीसरा अंतिम होता है। ये प्रारंभिक क्या है, इस प्रारंभिक में यह है, प्रारंभिक चरण में कार्यकर्ता सेवार्थी के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न डरों तथा अवरोधों को समझता है। मतलब ये पहले समझेंगे एग्जैक्ट क्या क्या प्रॉब्लम है, अंदर डर क्या है या क्या चीज़ें हैं, इनको प्रारंभिक चरण में समझेंगे। मध्यवर्ती में क्या समझेंगे, सेवार्थी के उत्तरदायित्व ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होगी और उसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाएंगे। जब घनिष्ठ संबंध स्थापित होंगे तभी तो वह अपनी बात को पूरी तरह से आपसे बता पाएगा, अपनी समस्याओं को शेयर कर पाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अंतिम चरण। अंतिम चरण में सेवार्थी के अंदर इस बात का भय विद्यमान रहता है कि सेवार्थी से कार्यकर्ता अलग हो जाएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं आज तो इसने हमारे पास जो कि बात की है, हो सकता हो कल ये चला जाए, दूसरा आ जाए, तो हम पूरी बात नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। ओके। व्यवहार संशोधन मूलक विचारधारा। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इस उपागम या विचारधारा का श्रीगणेश पावलो और ऑटो रैंक की विचारधारा के आधार पर हुआ है। ठीक है। कैसे हुआ है, इसमें सीधा सा बताया गया है कि मान लीजिए आप खुद देखते होंगे, अक्सर यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है या कोई भी कुत्ता है या कुछ भी ऐसा है, तो आप क्या करेंगे, इकट्ठा आप एक काम कीजिए, एक छोटी सी घंटी लीजिए और घंटी में जैसे 10 बजे आप घंटी बजाइए और खाना के लिए उसको दीजिए। फिर आप फिर घंटी बजाइए, अगले दिन 10 बजे खाना दीजिए। ऐसे आप कुछ दिन तक करेंगे तो मालूम है इसमें क्या होगा, फिर आप जैसे ही कुछ दिनों बाद घंटी बजाएंगे, कुत्ते को चल जाएगा मालूम कि हाँ अब ये खाना मेरे लिए आ गया है। मतलब इस व्यवहार जो मूलक है, उस व्यवहार के आधार पर ही बाकी चीज़ें हैं। ठीक है। अब व्यक्ति समाज कार्य के सिद्धांत। देखिए व्यक्ति समाज कार्य के जो सिद्धांत हैं वो एक प्रकार समाज कार्य के सिद्धांत के ही तरह हैं। इसमें जो पहला क्या है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। इसमें व्यक्तिक समाज कार्य के सिद्धांतों में पहला है जो व्यक्तिकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक सेवार्थी के विशेष गुणों को ज्ञात करना और समझना और सिद्धांत एवं प्रणालियों के भिन्न प्रयोग द्वारा प्रत्येक सेवार्थी की सहायता करना कि वह उच्चतर सामंजस्य प्राप्त कर सके। मतलब ये व्यक्तिगत, मतलब उसकी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, खुद की खूबियाँ होती हैं, उस खूबी के आधार पर ही ये देख सकता है कार्यकर्ता की सेवार्थी में क्या विशेष गुण है। ठीक है। भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तिक समाज कार्य में सेवार्थी के इस अधिकार को स्वीकृत किया जाता है कि उसे अपनी भावनाओं को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, चाहे वह भावनाएं नकारात्मक ही क्यों ना हो। कार्यकर्ता उद्देश्यपूर्ण रूप से सेवार्थी की बात सुनता है। वह इन भावनाओं को प्रकटन को ना तो निरुत्साहित करता है और ना ही उसकी निंदा करता है। मतलब जो भी है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नियंत्रित संवेगात्मक संबंधों का सिद्धांत। कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सेवार्थी की भावनाओं
को सूक्ष्मग्राहिता के साथ समझे और उन भावनाओं के प्रति उसका जो प्रत्युत्तर हो उसका आधार ज्ञान और व्यावसायिक उद्देश्य पर हो। ठीक है, मतलब कहीं प्रोफेशनल ही हो, जो भी चीज़ हो प्रोफेशनल ही हो। ठीक है। स्वीकृति का सिद्धांत, ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि सेवार्थी से उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर ही करना है। ठीक है। देखिए इसमें क्या, जैसा सेवार्थी होगा वैसे ही स्वीकार करना है। ओके। फिर अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत, इसमें क्या होता है? व्यक्ति समाज कार्य में कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह उसकी मनोवृत्तियां सेवार्थी के प्रति अनिर्णयात्मक हों, अर्थात वह सेवार्थी का गुण दोष निर्धारित करने और उसके व्यवहार के नैतिक रूप से निंदा करने का प्रयास नहीं करता। ठीक है। सेवार्थी के आत्मनिर्देशन का सिद्धांत, इसमें क्या है? व्यक्तिक समाज कार्य प्रणाली का मौलिक सिद्धांत यह है कि सेवार्थी को अपनी समस्या को समझने, उसके निदान में सम्मिलित होने और उसको अपनी रुचि के अनुसार सुलझाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है? गोपनीयता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है? सेवार्थी के विषय में कोई भी जानकारी होती है, कोई भी, तो वो क्या होता है, ये उसको विश्वास पूरा होना चाहिए कि वो कार्यकर्ता किसी से भी शेयर नहीं करेगा। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सामाजिक व्यक्ति सेवा कार्य के अवयव। एक्चुअली जो सामाजिक व्यक्ति सेवा कार्य है, इसमें आप ध्यान से समझें तो इसमें पार्लियामेंट साहब हैं, इन्होंने कहा था 4P का सिद्धांत दिया था। 4P के सिद्धांत में क्या है? मतलब 4P हैं और हर एक P का मतलब अलग अलग। जैसे पहला P मतलब ये है व्यक्ति, पर्सन, दूसरा क्या होगा? प्रॉब्लम, तीसरा हो गया स्थान और चौथा हो गया प्रक्रिया। मतलब एक सामाजिक वित्तीय सेवा कार्य में जब कार्यकर्ता सेवार्थी के पास जाता है तो क्या करते हैं? तो वह जाते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे एक प्रोसेस, एक सिस्टम होता है जिससे वो अपनी समस्याओं को पहचान सकता है और उस समस्या को पहचानने के बाद उस समस्या का हल कर सकता है। ये सिस्टम बाय सिस्टम बहुत अलग अलग है। ठीक है। तो पहले व्यक्ति है, दूसरा समस्या है, तीसरा स्थान है और चौथा है प्रक्रिया। ठीक है। तो व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति वही होता है जो व्यक्ति से अभिप्राय उस सामान्य व्यक्ति से है जो सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों व परंपराओं आदि के अनुरूप सामंजस्य स्थापित कर अपनी परिस्थिति एवं भूमिका के समुचित निर्वहन का प्रयत्न करता हो। ठीक है। ये व्यक्ति हो गया। इसके बाद क्या है? समस्या क्या है? समस्या वही होगी उसकी। ठीक है। अब है संस्था। संस्था में क्या है? संस्था में यह है कि व्यक्ति सेवा कार्य एक कैसे, एक जो कार्यकर्ता हो किसी किसी संस्था के आधार पर आएगा और वो उसकी सेवा करेगा। प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस में जो भी काम करेंगे वो प्रक्रिया के आधार पर करेंगे। ठीक है। इसमें क्या है? इस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यकर्ता प्रमुख रूप से 3 कार्यों को संपन्न करेगा। पहला है सेवार्थी की समस्या, उसकी व्यक्तित्व और सामाजिक पर्यावरण के संबंध में तथ्यों का अध्ययन करना। द्वितीय क्या है? निदान, समस्या की उत्पत्ति पर व्यक्तित्व व सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव और इसे कैसे दूर किया जाए ये देखना। तीसरा क्या है? विभिन्न बाह्य और आंतरिक साधनों के उपयोग के में से समस्या का उपचार करना। ठीक है। ये पूरा हो गया सामाजिक व्यक्ति सेवा कार्य। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? देखिए हमने बताया कि जब भी किसी व्यक्ति की सहायता की जाती है या तो एक व्यक्तिगत रूप से होती है व्यक्ति सेवा कार्य में, या समूह के रूप में होती है, या एक समुदाय के रूप में होती है। तो अब हम जो सेकेंड भाग पढ़ रहे हैं वो है सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य। ठीक है। इसमें क्या होता है? सामूहिक सेवा कार्य समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण प्राथमिक विधि है जिसके द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद दी जाती है। इसके द्वारा सामूहिक क्रियाकलापों के माध्यम से कार्यकर्ता विभिन्न व्यक्तियों से पारस्परिक रचनात्मक संबंध विकसित करने का प्रयास करता है। व्यक्ति और संगठित सामूहिक प्राणी है जिसका दिन प्रतिदिन पारस्परिक अंतरक्रियाओं के द्वारा सामाजिकरण होता है। मतलब वो हर दिन ब दिन वो क्या होता है? सीखता रहता है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी अपने अनुभवों से, कभी व्यवसाय से, कभी कहीं से, कुछ भी वह सीखता ही रहता है। ठीक है। इसमें क्या हुआ? जैसे शुरुआत में स्काउट एंड गाइड आया, ये सब भी समूह कार्य के एक उदाहरण है। 1935 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क में एक नव स्थापित विभाग के चेयरमैन श्री ग्रेस
क्वाल ने स्पष्ट किया कि सामूहिक सेवा कार्य भी समाज कार्य की एक अन्य और स्वतंत्र विधि है। 1940 में सामूहिक कार्य ने समाज कार्य की एक विधि के रूप में पूर्णतः मान्यता प्राप्त कर ली है। ठीक है, परिभाषा में आते हैं। तो परिभाषा से क्या हम समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है इस टॉपिक से, या इस शब्द का अर्थ क्या है। यह समाज कार्य की दूसरी मुख्य पद्धति प्रणाली है। ट्रेकर के अनुसार प्रणाली का अर्थ है समूहों में व्यक्तियों के साथ सेवा कार्य करने का एक क्रमबद्ध व्यवस्थित लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियोजित चेतन कार्यविधि व अभिकल्पित साधन और विधि। ठीक है, मतलब क्या है, जो चेतन व्यक्तियों के साथ सेवा कार्य करने का एक क्रमबद्ध व्यवस्थित लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियोजित चेतन कार्यविधि व अविकल्पित साधन और विधि। ओके, तो कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। क्या दी हैं? विल्सन एवं रायलैंड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है सामूहिक सेवा कार्य एक प्रक्रिया, एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित होता है, जो परस्पर व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सचेत रूप से निर्देशित करता है। क्लियर हुआ? ट्रेकर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि व्यक्ति संपूर्ण समाज कार्य का केंद्र बिंदु है। यह व्यक्ति समाज समूह का एक अंग होते हुए समूह के दूसरे लक्ष्यों से संबद्ध होता है। ठीक है, इसके चार मुख्य स्तंभ है। कौन कौन से हैं? एक समूह है जो समूह के सभी सदस्य होते हैं। एक समुदाय जो आवश्यकताएं, साधन, सेवाएं, शक्तियों व मूल्य इत्यादि होती हैं। तीसरा है अभिकरण, जिसमें उद्देश्य, कार्य, कार्यक्रम, साधन और सुविधाएं होती हैं। और चौथा है सामूहिक कार्यकर्ता। ये क्या होता है? जो वैज्ञानिक ज्ञान, बोध, सिद्धांत आदि से निपुण होता है। सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या हैं? इसमें पहला है नियोजित समूह निर्माण का सिद्धांत। ये कहता है कि सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य समूह की एक ऐसी मौलिक इकाई है जिसके माध्यम से व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए सामूहिक कार्यकर्ता अथवा अभिकरण को सामूहिक सामूहिक क्या है, परिस्थितियों में विद्यमान ऐसे कारकों की जानकारी होनी चाहिए जो समूह के व्यक्ति विकास तथा मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक सकारात्मक शक्ति बनते हैं। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित होता है कि समूहों में भिन्नता होती है, समूह निर्मित, विकसित व परिवर्तित होते रहते हैं। समूह का गहरा प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए समूह के अंदर व्यक्तियों विकास की संभावनाएं होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुपालन में सामूहिक कार्यकर्ता पूर्व निर्मित समूहों का अध्ययन और नए समूहों के सृजन में नियोजित तरीके से सहायता करता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सिद्धांत। इसके बाद है सो उद्देश्य कार्यकर्ता संबंध समूह संबंध का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है, सामाजिक समूह सेवा कार्य के अंतर्गत कार्यकर्ता तथा समूह के बीच संबंधों की घनिष्ठता होनी चाहिए। उनमें चेतन व लक्ष्यपूर्ण संबंध होने चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता जो और समूह के मध्य संबंध होना ही चाहिए। यह है का इस सिद्धांत का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत। मतलब एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर ही कोई स्पेसिफिक, मतलब कहीं ना कहीं एक उद्देश्य हुआ कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में आने का, तो इस उद्देश्य के आधार पर ही वो कार्य करे, यही है इसका सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साधनों के उपभोग का सिद्धांत। सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य के अंतर्गत सामूहिक अनुभवों को व्यक्ति और समस्त समूह के कल्याण हेतु आधिकारिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से कार्यकर्ता अभिकरण के संपूर्ण वातावरण एवं समुदाय में उपलब्ध साधनों का प्रयोग करता है। मतलब क्या करता है ये,
जो भी उपलब्ध, ऐसा नहीं कि एक विशेष साधनों की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। एक रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उस रिसोर्सेज के आधार पर ही क्या करेंगे, यह साधनों की आवश्यकता को पूरी करेंगे, यह सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, जनतांत्रिक सामूहिक आत्मनिश्चयीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य के अंतर्गत समूह को स्वयं निर्णय लेने, स्वयं अपने क्रियाकलापों को निश्चित करने तथा अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुरूप अनुरूप अधिकतम उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि जनतांत्रिक सामूहिक आत्म निश्चयीकरण का सिद्धांत मतलब क्या है, जो भी हो, जो भी बातें हो, जो चीज़ें हो, क्या है, एक जनतांत्रिक रूप में होनी चाहिए। मतलब एक व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, जो समुदाय की हो, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना हो, उसके आधार पर ही यह सिद्धांत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य में यह स्वीकार किया जाता है कि समूहों में भिन्नताएं होती हैं तथा व्यक्ति अपनी भिन्न भिन्न जरूरतों की पूर्ति हेतु विभिन्न तरह के सामूहिक अनुभवों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इससे निरंतरता क्या होती है, उस व्यक्ति विशेष, उस कार्य विशेष, उस समय विशेष के आधार पर क्या है, वह बदलता रहता है। यही है व्यक्तिगत का सिद्धांत। फिर क्या है, निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें कहते हैं कि सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य में प्राथमिक शक्ति का स्रोत सदस्यों की अंतःक्रिया है। मतलब जब तक वो आपस में बात नहीं करेंगे, जब तक आपस में वो एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो आप ये मान चलिए संभव ही नहीं है कि वह आगे की प्रोसेस हो सके, क्योंकि यह जो भी अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया के आधार पर ही आगे की बातें, आगे की चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत। लचीले कार्यात्मक मतलब कोई भी विशेष नियम होंगे, कुछ भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वो रिजिड होंगे। जैसी ही व्यवस्था होगी, जैसा सेवार्थी कार्यकर्ता के बीच में संबंध होगा, जैसी समस्याएं होंगी, उसके आधार पर वह कार्य को थोड़ा सा बदल सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव लाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रगतिशील कार्यक्रम संबंधी अनुभव का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, सामूहिक जो सेवा कार्य है उसमें कार्यक्रम संबंधी अनुभव उसी स्तर से प्रारंभ होने चाहिए जिस स्तर की सदस्यों की अभिरुचियों, ज़रूरतें, अनुभव, निपुणता व क्षमता है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है मूल्यांकन का सिद्धांत। इसमें क्या है, देखिए जितने भी सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो केवल उस शब्द विशेष से ही जुड़े हुए हैं जिससे जिससे वह सिद्धांत हम लोग समझ पा रहे हैं। जैसे मूल्यांकन का सिद्धांत, इसमें मूल्यांकन शब्द आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या करना है, उसका मूल्यांकन कर रहा है, मूल्यों को आंकना है। यह है सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य की प्रक्रियाओं तथा कार्यक्रमों का लगातार मूल्यांकन करना। मतलब कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता सेवा से संबंध है वो सही है कि नहीं है, या हम जो दिशा में बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहा है। बार बार डेली या आगे की जो भी स्टेप बाय स्टेप अपने कार्यों को क्या करना है, मूल्यांकित करना है। ठीक है, सेवा कार्य सामाजिक सेवा, जो सेवा कार्य है समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विधि है। इसके कारण बहुत सारी विचारधाराएं भी आई हैं। कौन सी, पहली है मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा। इस विचारधारा के प्रणेता फ्रायड ने, उन्होंने ईगो साइकोलॉजी, अचेतन मन की भावनाओं तथा बाल्यावस्था के अनुभव आदि के आधार पर इस विचारधारा का प्रयोग व्यक्ति के स्तर पर किया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके आगे हम करें लर्निंग थ्योरी। इसमें क्या होता है, स्पेशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार समूह के सदस्यों का व्यवहार लर्निंग के 3 तरीकों में से किसी एक तरीके के द्वारा स्पष्ट होता है। जैसे प्राचीन क्लासिकल विचारधारा के अनुसार यदि समूह का सदस्य दूसरे सदस्यों की बातों पर सदैव ऋणात्मक प्रतिक्रिया करता है, तो आगे चलकर यदि ऐसी कोई बात नहीं भी करता है तब भी वह समझ जाता है कि उक्त सदस्य का व्यवहारात्मक क्या होगा। जैसे आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति होता है, जब आपसे, आप देखो मान लीजिए कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, आप जब भी मिलते हैं वो आप कहीं ये झूठ कहीं वो झूठ, आपको पता है कि ये व्यक्ति जब आएगा तो 4 झूठ बोलेगा। तो क्या होता है, लेकिन अगली बार मान लीजिए वो किसी एक सही बात को बोलता है, तो क्या होता है, उस सही बात में क्या होता है, आप ये समझेंगे नहीं ये तो झूठ ही बोल रहा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए,
लर्निंग कहीं ना कहीं एक सीख सीख के आधार पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। उसका व्यवहार क्या होगा, कैसे वो बात करता है, क्या चीज़ें उसके स्वभाव में है, ये सब भी उसके स्वभाव के परिवर्तन के आधार पर हमको समझना है। यही कहलाती है लर्निंग थ्योरी। फील्ड थ्योरी क्या है? फील्ड थ्योरी है इस विचारधारा का श्री गणेश कुस्ट लेविन और बाकी लोगों ने किया था। इसके अनुसार क्या होता है, ग्रुप के संबंध में किसी विचारधारा के विकास में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोगों कार्यों के आधार पर फील्ड थ्योरी का विकास हुआ है। मतलब फील्ड थ्योरी मतलब ऑफिस में बैठे काम नहीं कर रहे हैं आप, जब फील्ड में गए तो बहुत कुछ चीज़ें जो आपने पेपर वर्क में पढ़ी हुई हैं वहाँ से हो सकता हो सब कुछ डिफरेंट हो। जो जो स्टेप आपने पेपर में पढ़ा हो, आपने थ्योरी में पढ़ा, हो सकता हो उससे जस्ट उल्टा हो। तो आप समझो कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यह कहलाती है फील्ड थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, इसमें क्या होता है, जो अलग अलग विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, जो अलग अलग सामाजिक स्थितियाँ वाले लोग हैं, उनसे आपस में क्या विचारधारा क्या होती है, एक से ली जाती है, दूसरे को अपनी विचारधारा दी जाती है। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लोग सीखते हैं। यह कहलाती है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। प्रणाली उपगम उपागम क्या है? यह इस विचारधारा के प्रमुख प्रणेता पार्सन्स और उनके साथी हैं। इनके अनुसार प्रणाली उपागम के परिप्रेक्ष्य के समूह के चार कार्य हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, इंटीग्रेशन है, दूसरा दूसरा जो है उसमें क्या होता है, समूह अपने पर्यावरण की मांगों की पूर्ति। मतलब ये चार रूप दिए हुए हैं, केवल एक एक स्टेप है, इससे कर सकते हैं समूह के चार कार्य मान सकते हैं। तो इन चार कार्यों में समूह क्या क्या करेगा, किसी गोल है, किसी का पैटर्न मेंटेनेंस है, ये सब के आधार पर ये चार कार्य बताए गए हैं। ठीक है, अब ये है सामूहिक सेवा कार्य के कुछ विशेष मॉडल दिए हुए हैं जो पेपेल और रॉथमैन ने बताए थे। सोशल गोल मॉडल, ये क्या है, इस मॉडल का उद्गम सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य के परंपरागत व्यवहारों में निहित है। इस मॉडल का निहितार्थ है कि सामाजिक परिवर्तन सामूहिक कार्य के जिम्मेदार सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। यह मॉडल जनतांत्रिक समूह के मूल्य पर आधारित है। कहना नहीं होगा कि यदि मूल्य सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य के आधारभूत मूल्य हैं। वर्तमान में इस मॉडल के प्रमुख प्रणेता होमैन और विनर हैं। मतलब सोशल गोल मॉडल मतलब समाज के लक्ष्यों को, देखिए जो भाषा लिखी है उस भाषा से हम एक सामान्य भाषा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल गोल मॉडल मतलब समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला जो मॉडल है वो सोशल गोल मॉडल कहलाएगा। ठीक है, एक दो और हैं इसमें। रेमेडियम मॉडल, इससे इसमें क्या होता है, मतलब एक उपचारात्मक, जब भी उपचार किया जाता है समाज की समस्या को उपचार किया जाता है समूह के रूप में, तो यह एक मॉडल कहलाता है रिमेडियम मॉडल। रेसिप्रोकल क्या होता है, इस ऐसे मॉडल के अंतर्गत इस तथ्य पर विचार किया जाता है कि ग्रुप वर्ग के लक्ष्य नहीं है, जिसकी उत्पत्ति हेतु समूह एवं सामाजिक कार्यकर्ता को पारस्परिक सहयोग के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है, बल्कि सब कुछ मिलकर सामूहिक कार्य के अंतर्गत व्यक्तियों की अंतर व्यक्ति संबंधों पर ही अधिक ध्यान दिया जाए। रेसिप्रोकल का सीधा सा मतलब ये है, जैसा आप बोल रहे हो वैसा हम कह रहे हैं, हम फिर अपनी बात को फिर आपसे कह रहे हैं, आप हमारी बात को, माने एक दूसरे के अंतः संबंध, एक दूसरे के आंतरिक व्यवहार के संबंध ही जो होते हैं ये कहलाते हैं रेसिप्रोकल मॉडल के हिसाब से। ठीक है, अब ये आपके दो खत्म हो गए हैं। आपके मुख्य जो विधि है, एक सबसे सामाजिक व्यक्ति सेवा कार्य खत्म हो गई है, और दूसरा क्या है आपका समूह सेवा कार्य या ग्रुप सोशल वर्क, ये खत्म हो चुका है। इसके बाद जो प्राइमरी मेथड में है वो है सामुदायिक संगठन। अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, देखिए अब है ये सामुदायिक संगठन। अभी तक हम लोगों ने पता है दो विधियां पढ़ ली हुई है, अब हम नेक्स्ट विधि पढ़ रहे हैं सामुदायिक संगठन। ओके, सामुदायिक संगठन शब्द के कम से कम तीन अर्थ होते हैं। क्या है? पहला क्या होता है, पहला अर्थ है इसका प्रयोग समाज कार्य की उन प्रत्यक्ष एवं समाविष्ट प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसकी आवश्यकता समाज कल्याण के मौलिक उद्देश्यों के पूर्णतम
प्रकटन के लिए होती है। द्वितीय क्या होता है? सामुदायिक संगठन का प्रयोग संपूर्ण समुदाय के कल्याण के लिए व्यावसायिक व्यक्तियों एवं एवं सभ्य नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली क्रियाओं का बोध कराने के लिए किया जाता है। तीसरा क्या है? सामुदायिक संगठन का प्रयोग समाजशास्त्री द्वारा समाज वैज्ञानिकों द्वारा समूह की संरचना का बोध कराने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है? पहला है आपका इसमें उन प्रत्यक्ष एक एवं समाविष्ट प्रक्रियाएं। दूसरा है इसमें क्या है? समुदाय के कल्याण के लिए व्यावसायिक व्यक्तियों या सभ्य नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाती है। तीसरी है आपकी समाजशास्त्रियों द्वारा समाज वैज्ञानिकों द्वारा समुदाय की संरचना का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब इसकी परिभाषाएं समझें तो लिंडमैन कहते हैं कि सामुदायिक संगठन सामाजिक संगठन का वह स्तर है जिसमें समुदाय के द्वारा चेतन प्रयास किए जाते हैं तथा जिसके द्वारा वह अपने मामलों को प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रित करता है तथा अपने विशेषज्ञों संगठनों संस्थाओं से जाने पहचाने अंतर संबंधों के द्वारा उनकी उच्च कोटि की सेवाएं प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्या है? इसमें जो पैटिट ने कहा है सामुदायिक संगठन एक समूह के लोगों को उनकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने की आवश्यकता पर बल देता है तथा इन आवश्यकताओं को पूर्ति में सहायता करने के रूप में उत्तम प्रकार से परिभाषित इन्होंने किया हुआ है। किस प्रकार से किया है? ये कहते हैं कि एक समूह के लोगों की उनकी सामान्य आवश्यकताएं की पहले पहचाना जाए और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता की जाए। यह है पैटिट के अनुसार। अब नेक्स्ट कहते हैं सामुदायिक संगठन का उद्देश्य समूहों तथा व्यक्तियों के मध्य ऐसे संबंध विकसित करना है जिससे उन्हें ऐसी सुविधाओं तथा संस्थाओं का निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए एक साथ कार्य करने में सहायता मिलेगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है कि समुदाय के जब इन सभी परिभाषाओं को हम इकट्ठा करते हैं तो क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि सामुदायिक संगठन में समाज कार्यकर्ता का सेवार्थी समुदाय होता है। मतलब इसमें सेवार्थी बदल गया, समुदाय हो गया। अभी जो दो पहले पढ़ा है हमने जो मुख्य विधियां, उसमें से पहली मुख्य विधि में पहले जो सेवार्थी एक व्यक्ति के रूप में होता था, दूसरे में सेवार्थी एक समूह के रूप में होता था और इसमें सेवार्थी एक समुदाय के रूप में होता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय की इस प्रकार सहायता करना होता है जिससे वह अपनी सहायता स्वयं करने में समर्थ हो सके। इसकी प्रक्रिया उद्देश्य मूलक होती है। सामुदायिक संगठन की कार्यविधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से अधिक समाज शास्त्र सिद्धांतों पर निर्भर करती है। क्लियर हुआ आपको? अब यदि सामुदायिक संगठन की शब्द की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक समुदाय तथा संगठन। समुदाय की एक भौगोलिक सीमा होती है तथा उस क्षेत्र की कुछ सामान्य विशेषताएं भी होती हैं। समाज कार्य की दृष्टि में समुदाय वह क्षेत्र है जहाँ पर लोग समाज कल्याण संबंधी सामान्य रुचियां रखते हैं तथा जहाँ सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया चल रही होती है। वह एक छोटा समुदाय, नगर का क्षेत्र, पूरा नगर या एक राज्य, एक देश सभी कुछ हो सकता है। ठीक है। ये हो गया समुदाय। और संगठन क्या है? संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के लोगों को अपनी मूलभूत समस्याओं को समझने सुलझाने तथा इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है। समुदाय स्वयं विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करता है, चाहे ये संस्थाएं अधिक विकास से संबंधित आर्थिक विकास से संबंधित हो या स्वास्थ्य से या कल्याण से। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का कार्य निरंतर समुदाय के सदस्यों को उत्साहित करते रहना होता है। ठीक है। मतलब संगठन क्या है? संगठन एक बहुत से लोगों के आपस में होने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कैसी होती है? सामुदायिक संगठन मतलब समुदाय में होने वाली विभिन्न हर प्रकार की प्रक्रियाएं, आवश्यकताएं, अंतःक्रिया, ये सब कहलाती हैं सामुदायिक क्या है? संगठन। ठीक है।
अब जो सामुदायिक संगठन का क्षेत्र है, सामुदायिक संगठन का क्षेत्र बृहद है तथा इसकी विषय वस्तु विविध प्रकार की है। इसकी आवश्यकता सभी प्रकार के समुदायों, गांव, शहर, कस्बा, मलिन बस्ती, सभी मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर एक सामुदायिक संगठन के क्षेत्र में ना गिना जा सके। यदि इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी पुरानी है। इंग्लैंड में एलिजाबेथ का निर्धर जो कानून आया था, वो इसके लिए एक पहला प्रयास माना जा सकता है। दान संगठन समिति आधुनिक सामुदायिक संगठन की आधारशिला थी। सन 1889 में लंदन में वह इसलिए स्थापित की गई जिससे दान व सहायता देने वाली संस्थाएं यह जान सकें कि किसको किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, सभी को बिना जांच पड़ताल किए आर्थिक सहायता प्रदान करे। ठीक है। अब जो सन 1877 में अमेरिका के बफेलो नगर में पहली बार दान संगठन समिति की स्थापना हुई। इस बुक याद रखिएगा आप। 1877 बफेलो एक अमेरिका का स्थान है जहां पर पहली बार दान संगठन की स्थापना हुई। इन दान संगठन समितियों का मूल उद्देश्य एक क्षेत्र की सभी दान संस्थाओं में सहयोग स्थापित करना तथा उनके प्रयत्नों में एकात्मता या एकीकरण लाना है। ठीक है। सेटलमेंट हाउस आंदोलन सामुदायिक संगठन की दिशा में दूसरा कदम था। सबसे पहला जो है पड़ोसी गिल्ड तथा सबसे पहला पड़ोसी गिल्ड 1886 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया, जिसके पश्चात ये अन्य औद्योगिक नगरों में स्थापित होते गए। 1886 की भी डेट आप लोग ध्यान दीजिएगा। सामुदायिक संगठन की विधियाँ। सामुदायिक संगठन की जो विधियाँ होती हैं वो क्या है? पहली बात तो केंद्रीय अभिलेख तैयार करना। केंद्रीय अभिलेख क्या होता है? मतलब एक सेंट्रलाइज आपको डाटा इकट्ठा करना है सेंट्रलाइज रूप से, फिर नियोजन करना, प्लान करना, फिर एक संयुक्त बजट तैयार करना, फिर उसका विवेचन करना, फिर उसके बाद संयुक्त वित्तीय कार्यों का नियोजन एवं क्रियान्वयन करना, संगठन करना, फिर अंतः संस्थात्मक सलाह देना, सामूहिक विचार करना, फिर उसके बाद फिर विचार विमर्श करना, जो बाकी ऐच्छिक करारों को प्रोत्साहित देकर बहुमुखी जो सेवाओं को संयुक्त रूप से चलाना, कानूनों के महत्व पर प्रकाश डालना। ये सब है इसकी सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित तरीके। कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा। फिर अब सामुदायिक संगठन के चरण क्या है? लिंडमैन ने सामुदायिक कार्य के निम्नलिखित चरण बताए हैं। कौन कौन से चरण हैं? पहला तो क्या है? चेतना जागृत करेंगे, फिर चेतना का प्रकाश करेंगे, प्रसार करेंगे, फिर चेतना का प्रक्षेपण करेंगे। मतलब जागृत करेंगे, पहले एक व्यक्ति के मन में जगाएंगे, फिर वो जगाने पे वो कई लोगों प्रचार किया जाएगा, फिर जब सब में जग जाएगा तो उसको क्या करेंगे? प्रक्षेपण करेंगे, मतलब एक दूसरे से मतलब उसको दूर तक ले जाएंगे। ठीक है, अपनी लक्ष्य तक। फिर शीघ्र पूरा करने के लिए संवेगों को उभारेंगे। संवेग इमोशंस, मतलब इसको जल्दी से हम लोग करना है, आगे करना है, बेहतर करना है, ये सब क्या करेंगे? उन संवेगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। सुझावों का मांगना, मतलब हमें तो पता है कि प्लानिंग ऐसी करनी है, क्या सबको पता है? सबको तो पता होगा नहीं प्लानिंग करनी है नहीं करनी है। तो यदि प्लानिंग करनी है तो उस प्लानिंग को आप क्या करोगे? उसको बेहतर तरीके से सुझाव सबसे मांगोगे कि भाई आप बताइए सुझाव क्या क्या है, आपके सुझाव क्या है, आपके सुझाव क्या हैं। ये सब आपको समझना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? सुझाव में पाए जाने वाले संघर्ष को सुलझाना। फिर उसके बाद अन्वेषण, मतलब रिसर्च करना, फिर समस्या का खुला विचार करना, समस्या बाहर ला के सबके बारे में भूलना, फिर सुझावों का एकीकरण करना, प्रयोगात्मक प्रगति के आधार पर सुलह करना। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जब आप फील्ड में रहेंगे तो हमें लगता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। अभी केवल एक थ्योरी समझनी है। अब सामुदायिक संगठन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसमें सिद्धांत आप लगभग वही हैं जो अभी आपने पहले पढ़े हैं। स्वीकृति का सिद्धांत, मतलब एक्सेप्ट करे सेवार्थी कार्यकर्ता को।
अनुभूत आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के ज्ञान का सिद्धांत। जो अनुभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी नीड है, उनके आधार पर उपलब्ध अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनके आधार पर ज्ञान का सिद्धांत। व्यक्तिकरण का सिद्धांत मतलब जो उसकी खुद की विशेषताएं हैं, उस संस्था की, उस समुदाय की, उस चीज़ों की, उसके आधार पर ही बाकी कार्यों को करना। आत्मसंकल्प का सिद्धांत मतलब इसमें क्या होता है कि जो सदस्यों के कार्य कर उनकी योग्यता एवं ज्ञान का विकास उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करता है, उसे सामुदायिक संगठन कार्य के प्रत्येक चरण में सदस्यों की शक्तियों एवं योग्यताओं का विकास आवश्यक दिशा में करते रहना चाहिए। ये आत्मसंकल्प है, मतलब अंदर से हमको संकल्प करना है कि कंटिन्यूस हर चीज़ें करनी है। सीमाओं के बीच स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखिए एक्चुअली क्या है, जो हम आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, उसके स्पीड बढ़ाने का कारण ये है क्योंकि ये एक थ्योरी है। जब आप एमएसडब्ल्यू कर रहे होते हैं तब एक बड़े एक मतलब एक निबंधात्मक प्रश्न टाइप के आते हैं जिसमें आपको 2 पेज 3 पेज लिखने होते हैं। तब उस स्थिति में आप इसको बेहतर तरीके से इस इन टॉपिकों पे को लेकर एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन जब ये प्रीलिम्स के या एमसीक्यूज बेस में आता है तो इनको थोड़ा सा क्वेश्चन मोस्टली नहीं बनाया जाता, फैक्ट में क्वेश्चन ज़्यादा बनाया जाता है। संभवतः ऐसा नहीं, 1 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखोगे तो किस में होंगे, वो आपको फैक्ट वाइज होंगे। ठीक है। सीमाओं के बीच स्वतंत्रता का सिद्धांत ये कहता है कि सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समुदाय के लिए समुदाय के लिए जा रहे प्रत्येक निर्णय में सब सदस्यों की इस प्रकार सहायता करनी चाहिए जिससे वे ऐसे निर्णय ले सके जिसमें समुदाय के आधिकारिक जरूरतमंद लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है। नियंत्रित संवेगात्मक मतलब अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित कीजिए। लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत मतलब जो भी कार्य करेंगे वो क्या हो, फ्लेक्सिबल होगा। उद्देश्यपूर्ण संबंध का सिद्धांत मतलब जिसमें आप किसी से बात करेंगे कार्यकर्ता होकर तो एक उद्देश्य के आधार पर ही आप एक कार्य को करेंगे। फिर प्रगतिशील कार्यक्रम संबंधी अनुभव का सिद्धांत मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसी में आप अपने आप को मॉडिफाई करते जाएंगे साथ में, जिससे आप वह आपको क्या आज ये बदलाव करना है इससे बेहतर है, ये बदलाव करना है इससे बेहतर है, मतलब हर बार आप अपने आप को अपने कार्यों के आधार पर बदल पाएंगे। जन सहभागिता का सिद्धांत इसमें क्या है, जो भी काम करेंगे स्वयं नहीं करेंगे या थोपेंगे नहीं, उसमें क्या करेंगे, सबको एक जन सहभागिता के आधार पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है साधन संचालन का सिद्धांत। इसमें क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास उस रिसोर्स के आधार पर ही आप क्या है संचालित करेंगे अपने कार्यों को। मूल्यांकन का सिद्धांत पता ही है, मूल्यांकन करना अपनी बातों को, अपने कार्यों को। सामुदायिक विकास एवं सामुदायिक संगठन में अंतर क्या होता है। सामुदायिक विकास एवं सामुदायिक संगठन में प्रमुख अंतर यह है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए जनता के बीच चलाए जाते हैं। यहाँ पर लोगों की आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए विशेष जोर दिया जाता है, इसके लिए सरकार द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके विपरीत समुदाय संगठन के अंतर्गत समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का निराकरण और समुदाय के विकास के कार्यक्रम प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता द्वारा समुदाय के संसाधनों एवं समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया जाता है। ठीक है। समुदाय जो विकास है उसमें क्या है, उसके अभिगम क्या है। पहली बात तो एकाकी प्रकार्य। इसमें क्या होता है, अधिगम। इस अधिगम के अंतर्गत किसी समुदाय के विकास के अंतर्गत उसकी किसी विशेष आवश्यकता को देखते हुए कोई बाहरी अभिकरण एक योजना बनाता है और जन सहयोग के आधार पर से उसे क्रियान्वित करता है। उदाहरण के लिए किसी बाहरी अभिकरण द्वारा समुदाय के में किसी विशेष स्कूल या चिकित्सालय की स्थापना। फिर उसमें क्या है, बहुत सारे कार्य, एक कार्य नहीं उसमें बहुत सारे कार्य मिक्स होते हैं। तीसरा है आपका आंतरिक संसाधन। इसमें क्या होता है, अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है, समुदाय के विभिन्न के विकास हेतु योजना ऊपर से नहीं थोपी जाती, मतलब कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हीं के द्वारा समझाई। जैसे एक छोटा सा गांव है, इस गांव में मान लीजिए रूबी एक रोड की आवश्यकता है कि रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अभी ये हम लोग बाहर से थोप देंगे नहीं, सीधे यहाँ से बननी चाहिए।
उसकी जगह यदि गांव वालों से ही पूछे कि आपकी आवश्यकता क्या है, क्या होना चाहिए, तो फिर वो ज़्यादा ही कारगर होगा। ठीक है। ये सामुदायिक पेटियां, कम्युनिटी कम्युनिटी चेस्ट जिसे कहते हैं, वो कम्युनिटी टेस्ट जो चेस्ट है वो क्या है, एक धन एकत्र करने का एक कह सकते हैं व्यवस्था है जो गरीबों के लिए मदद की जाती है। तो कम्युनिटी जो चेस्ट है, जिसे कम्युनिटी पेटिका भी कहते हैं, यह नागरिकों और कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए एक संगठन के रूप में परिभाषित है, जहाँ पर धन को इकट्ठा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको अक्सर पूछता है एग्जाम में। ठीक है। सामुदायिक पेटिका, इस प्रकार इसका इतिहास सर्वप्रथम आधुनिक बेस्ट की स्थापना क्लीवलैंड में 1913 में हुई थी। यह पहला संगठन है जिसने सामुदायिक नियोजन हेतु अ, बजट का प्रावधान किया। ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। तीनों जितने भी मुख्य विधियां हैं तीनों क्लियर हो गई। थोड़ी स्पीड हमने बढ़ाई थी। देखिए एग्ज़ाम है आने वाला अभी नज़दीक में, यदि हम इसकी स्पीड को बहुत आराम से, एक दिन सामाजिक व्यक्ति सेवा कार्य, एक दिन आपका समूह और एक दिन समुदाय, तो फिर क्या होगा, ये बहुत समय खिंच जाएगा। इसलिए हमने आज पूरा तीन को तीनों कर दिया है। कल हम तीन विधि और लेके आएंगे और उसके बचे हुए पार्ट को एक दिन कर लेंगे। बस 3 दिन में या टोटल आपका सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ आराम से आप पढ़िए, ध्यान रखिए और बताइए जैसा भी हो। चलिए, ओके।